नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए होम साइंस चैप्टर 12 और इस चैप्टर का नाम है वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। इसके पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। ये बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके पार्ट 2 के सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक हमारा कहता है धन प्रबंधन में नियंत्रण। धन अर्थात पैसे का जो हम खर्च करने का ब्यौरा देखते हैं, उस पे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। मुद्रा अर्थात धन मतलब पैसा कोई मुद्रा कहते हैं, एक ऐसा सीमित साधन है जिसे परिवार के लक्ष्यों और साधनों की पूर्ति के लिए खर्च किया जाता है। अपने परिवार के सभी समस्याओं के समाधान को पाने के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है। वित्तीय व्यवस्था के लिए योजना अर्थात बजट बनाने के बाद धन का उचित प्रबंधन ही वित्तीय प्रबंधन का अगला चरण है। नेक्स्ट स्टेप में हम जब भी अपने परिवार के जरूरत की चीजों का बजट बनाते हैं तो उसको उचित तरीके से खर्च करने में भी अपनी कलाकृति दिखानी पड़ती है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन जो है वो मुख्यतः दो रूप का होता है। पहला तो ये है कि यह जांचना है कि योजना कितने अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है, तथा दूसरा यह है कि उसमें उचित फेरबदल करना, मायोजन करना, बदलाव करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये धन प्रबंधन में नियंत्रण के बारे में। दूसरी बात हमारा कहता है कि जो भी बजट हम बनाते हैं, उसका निरीक्षण भी 2 प्रकार से किया जा सकता है। देख-रेख, कैसे उसे हम देख-रेख करके सही तरीके से लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहला है कि मासिक तथा यांत्रिक परीक्षण। मासिक मतलब हो गया हर महीने। तो मासिक निरीक्षण के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए सुरक्षित राशि की छोटी इकाइयों में बांटकर उनका वास्तविक व्यय के साथ मिलान करके देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर मंथली हमें किसी चीज के ऊपर जांच रखनी है, निरीक्षण करना है, देखरेख करना है, तो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए जितनी भी राशि को हम जमा करके रखते हैं, उसे बाँट देना है छोटी-छोटी इकाइयों में और खर्च को और व्यय को दोनों को मिलान करके देखना है कि दोनों में संतुलन होता है कि नहीं। जैसे कि उदाहरण के लिए बताया गया है कि एक गृहिणी है जो घर चलाती है, उसे 10,000 रुपए की राशि बड़ी प्रतीत हो सकती है। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट लगता है कि हाँ, 10,000 रुपए तो बहुत ज़्यादा है। परंतु जब उसी 10,000 में से उसी गृहिणी को अपने राशन का सामान, दूध का बिल, फल, सब्जी, बच्चों की किताबें खरीदनी हो, तो उसे जो राशि उसे 10,000 बड़ी लग रही है, अब शायद उसे कम लगना शुरू हो जाए। क्योंकि इन सभी चीज़ों को खरीदने से पहले वो महिला बड़े ध्यान से सोचेगी कि ये 10,000 में ये सारी चीज़ों को कैसे एडजस्ट करना है। तो अब क्या होगा कि चयन करना उस समय महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हम बात कर लेते हैं रिकॉर्ड तथा लेखा-जोखा के बारे में। तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड किसी भी चीज़ का क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ों को कागज़ पे लिख के लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये क्या होता है, धन के विभिन्न मदों में वर्गीकरण और व्यय के उपरांत दर्ज या रिकॉर्ड किया जाता है। जब हमें कोई पैसा मिल जाता है और उस पैसे को हम जब खर्च कर लेते हैं, तो उसे जब हम पेपर पे संभाल के लिख के रखते हैं रिकॉर्ड की तरह लंबे समय तक संभालने के लिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घर में खर्च का लेखा-जोखा बहुत ही साधारण प्रकार से दैनिक खर्चों पर आधारित होता है। ऐसे में यहाँ पे आपको साप्ताहिक खर्चे भी दिख जाएँगे और मासिक खर्चे भी दिख जाएँगे। तो ये सारे रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किए जाते हैं कॉपी पन्नों के ऊपर। अब इसके अलावा एकल पत्रक विधि रिकॉर्ड जो है, इसमें आप एक पन्ने पे यदि किसी रिकॉर्ड को लिखते हैं, एक छोटा-सा रिकॉर्ड लिखते हैं, तो उसे आप एकल पत्रक विधि रिकॉर्ड कह सकते हैं और व्यय के रिकॉर्ड जो होते हैं वो एकल पत्रक में ही रखे जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे उचित फेर-बदल करना चाहिए? हमने आपको पहले पार्ट में बताया था कि जब भी हम अपना बजट बनाते हैं तो बजट हमारा क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। अब लचीला होने से क्या होगा कि आसानी से उसमें फेरबदल किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा समायोजन। योजना को सही दिशा में रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर योजना में समायोजन करना बहुत जरूरी होता है, बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। कुछ चीजें जोड़ना और कुछ हटाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। योजना के समायोजन की आवश्यकता तब पड़ती है जब कार्यान्वित योजना अप्रभावी हो रहा हो, किसी प्रकार से वो काम न कर रहा हो या उसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को बदलाव कर देते हैं, कुछ चीज़ों को जोड़ के और कुछ चीज़ों को हटा देते हैं। और फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जो परिवार के नियंत्रण से बाहर हो, जैसे कि आकस्मिक बीमारी। अब इस पे तो किसी का नियंत्रण नहीं है, दुर्घटना पे तो नियंत्रण नहीं है।
परिवार का बिना योजना के खरीदारी करना, ये सब क्या है, समायोजन की आवश्यकता इसमें पड़ती है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन का मतलब, योजना के मूल्यांकन से मतलब यह है कि हम अपने पैसों की बचत की प्रक्रिया की अंतिम चरण होती है, वो लास्ट स्टेज होता है। धन के व्यय से प्राप्त संतुष्टि बजट की सफलता को निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है, मतलब एक ऐसा हिस्सा जिससे बजट के सफलता को निर्धारित किया जा सके, मतलब जांचा जा सके। योजना का मूल्यांकन अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, और क्यों किया जा सकता है ये भी आई रहेगा कि बजट का जो मूल्यांकन है या फिर योजना का जो मूल्यांकन है क्यों किया जाता है। तो जितनी भी राशि व्यय की जाती है, खर्च की जाती है, धन को उचित मूल्य प्राप्त करना, किस दिन हमने किसको दिया, किससे हमने कौन सी चीजें कब ली, कब हमने कौन से बिल को भरा था, समर्थ था, भविष्य के लिए व्यवस्था और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करना होता है। ये सब इसके मूल्यांकन के उदाहरण है। मूल्यांकन का मतलब ही होता है जांच पड़ताल करना। अगर हम पानी का बिल भर रहे हैं तो कब कितना कैसे भरे, हमने अगर बिजली का बिल भरा है तो कब कितना कैसे भरे, या फिर किसी मोबाइल का रिचार्ज किया, या बहुत सारी चीजें और खर्चे होते हैं, इनका मूल्यांकन करना काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। बचत के बारे में ये भी हमारा VVI रहेगा, क्योंकि इस बार के सिलेबस में इसे जोड़ा गया है और पिछले साल इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो पारिवारिक आय का वह अंश है जो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए परिवार के कुल आय में से बचाया जाता है, जितने में हम कमाते हैं। अब कमाने के बाद जो हमारा प्रतिदिन का खर्चा है, दूध हो गया, राशन का चीज हो गया, या फिर किसी प्रकार का दवाई वगैरह हो गया, इसके बाद जो पैसे हम लोग बचत करते हैं वही हमारा बचत कहलाता है। जो पैसे हमने संभाल के रख लिए, इसको एक फॉर्मूला की तरह समझाया गया है, जैसे कि कोई आय है, इसमें से हमने जो खर्चा था उसे हटा दिया है, तो अब जो खर्चा काटने के बाद आया है, और जो हमारे दैनिक जरूरत की चीजें हैं उसको करने के बाद जो बच जाए उसे हम बचत कहते हैं। तो ये भी आपका एक नंबर में इंपॉर्टेंट रहेगा। परिवार की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं अपने परिवार के लिए, उसको पूर्ति के लिए बचत बहुत जरूरी है। या फिर दूरदर्शी कोई ऐसा कार्यक्रम है जो हमने सोच रखा है, या फिर कोई हमारा प्लानिंग है, इसके लिए भी बचत बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के अस्तित्व एवं विकास के लिए भी बचत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपने हाल फिलहाल में देखा, कोरोना के कारण कितने सारे परिवार का मतलब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गया, लेकिन इसमें वही फैमिली सरवाइव कर पाए जिनके पास बचत था, जिन्होंने पहले से पैसे बचा रखे थे, तो उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। क्योंकि बचत में ना पूंजी का भी संचयन होता है, आगे जाके आप किसी प्रकार का बिजनेस, व्यापार या कोई जरूरत की चीजें इससे कर सकते हैं। बचत की गई पूंजी जब बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा कराई जाती है, ज्यादातर लोग हम लोग क्या करते हैं, जो भी बचत होता है हमारा उसे हम अपने बैंकों में ही जमा करवाते हैं, या कोई ऐसे संस्थान में करवाते हैं जो पैसों को जमा करता है। तो ये धन व्यापार के इच्छुक लोगों को ऋण के रूप में देता है। अब बैंक क्या करता है, आपसे जो पैसे लेता है वो लोन के रूप में लोगों को दे देता है, व्यापार के लोन के, और इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था का मजबूत चक्र चलता रहता है। आपका पैसा अभी बैंक में से, और पैसा जो आपसे बैंक लिया वो अगले को ऋण के रूप में दे दिया, तो वो उसको इंटरेस्ट दे रहा है, उसे बैंक भी कमा रहा है और आपके पैसे भी सेफ सेफ रह रहे हैं। तो ये हमारा बचत के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं, बचत निम्न कारकों पे निर्भर करता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे हमारा बचत जो है वो काम करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बचत करने की क्षमता सबसे पहले आएगी कि हमारी क्षमता क्या है बचत करने की, क्योंकि बचत करने की क्षमता जो है वो परिवार के प्रति व्यक्ति के आय पर निर्भर करता है। हमारे पूरे परिवार में कितने लोग कितना पैसा कमाते हैं, इस पे ही तो निर्भर करेगा ना, कितना बचा पाएंगे। अगर हमारा खर्चा 10 रुपए का है और हमारे परिवार में 9 रुपए ही लोग कमा रहे हैं, तो बचत का तो यहाँ पे संभावना ही नहीं आता है। जिन परिवारों के प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, मतलब पैसे अधिक इनकम हो रहे हैं, और वह कम प्रति व्यक्ति आय वाले परिवारों की अपेक्षा अधिक बचत कर पाते हैं। सिंपल सा जवाब है। अगर मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग रहते हैं और चारों लोग कमाने वाले हैं, 4 लोग कमाने वाले हैं, तो चारों के मान लो 40,000 रुपए आए, और खर्चा इनका 20,000 है, तो 20,000 तो सेविंग है। लेकिन अब 4 आदमी का दूसरा परिवार, इसमें एक ही व्यक्ति कमा रहा है, तो इसमें खर्चा ज्यादा और इसमें बचत होने की संभावना बहुत कम होती है।
दूसरा है बचत करने की इच्छा, इच्छा भी इंपॉर्टेंट है। बचत इच्छा की जो बात अगर आएगी तो इसमें आप बताइएगा कि परिवार के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर, मतलब जो दूर उन्होंने सोच रखा है, घर बनाना हो, गाड़ी लेना हो या कोई और भी ऐसे कार्य जो उन्होंने आगे के लिए सोच रखा है, इसके लिए तो बचत की जरूरत पड़ेगी। तो ये उसकी इच्छा पर भी निर्भर करता है। परिवार के सदस्य अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस हद तक अपनी वर्तमान विलासिताओं को त्याग कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी हम चाहे तो हम गाड़ी खरीद लें, हम बाइक खरीद लें, हम महंगे मोबाइल खरीद लें, तो ये अभी हमारी वर्तमान विलासिता होगी जो हम इंजॉय कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम धन संचय नहीं कर पाएंगे, बचत नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आज के हम इन सभी इच्छाओं को अगर नहीं करते हैं तो ये धन संचय होकर हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। अब हम बात कर लेते हैं निवेश के बारे में। तो निवेश का मतलब होता है इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट। निवेश का तात्पर्य इस आशा के साथ धन के प्रयोग से है ताकि भविष्य में अधिक लाभ कमाया जा सके। कोई भी आदमी इन्वेस्ट इसलिए करता है कि उससे अधिक मुनाफा कमाया जा सके। जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो व्यापारी वर्ग के लोग हर जगह अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते ही रहते हैं ताकि उनको भविष्य में उस पैसे से अधिक लाभ प्राप्त हो। निवेश निम्न दो प्रकार की परिसंपत्तियों के रूप में किया जा सकता है। देखिए, अगर निवेश कोई करना चाहता है तो पहला तो वो वित्तीय परिसंपत्तियों में करेगा, दूसरा है भौतिक परिसंपत्तियों में करेगा। तो वित्तीय परिसंपत्तियां क्या है? तो आपको पता है कि बैंक में हम सेविंग अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं या फिर डाकघर में भी ये सब काम करते हैं, क्योंकि पैसे का लेन देन जो है वो डाकघर में भी होता है। तो वित्तीय शाखा, समिति, संस्था या किसी कंपनी का शेयर या प्रतिभूतियों में बीमा पॉलिसियां, जिसे हम एलआईसी वगैरह कहते हैं। एलआईसी के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस प्रकार की पॉलिसी देती है। इन सभी चीजों में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? परिसंपत्ति का निर्माण होता है, या फिर आप इस प्रकार के निवेश को वित्तीय परिसंपत्ति कहेंगे। दूसरा है भौतिक परिसंपत्ति। तो देखिए, भौतिक परिसंपत्तियों में बचत का तात्पर्य जमीन के अंदर या जमीन देखिए, कई लोग क्या करते हैं ना, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जमीन वगैरह खरीद लेते हैं, संपत्ति बनाते हैं, घर बनाते हैं, सोना चांदी बनाते हैं और बहुत सारे ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनके पूंजी के रूप में काम करता है। तो इसका हम इस्तेमाल भौतिक परिसंपत्तियों के रूप में करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निवेश अगर आप करते हैं तो निवेश से क्या लाभ है, तो आप बताएंगे समझदारी से किए गए निवेश जो होते हैं जिनके कारण धन में वृद्धि होती है। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि राकेश झुनझुनवाला का नाम आपने सुना होगा। देखिए, राकेश झुनझुनवाला के पास पहले तो कुछ नहीं था। इसके बाद उन्होंने मेहनत करके 5,000 रुपए जमा किया और 5,000 रुपए का निवेश उन्होंने ऐसा किया कि आज उनके पास लगभग लगभग 45,000 करोड़ रुपए है। लगभग लगभग 45,000 करोड़ रुपए के वो मालिक हैं, सबसे अमीर आदमियों में आते हैं। तो सोच लीजिए कि 5,000 रुपए का उन्होंने किस प्रकार से उपयोग किया, किस प्रकार से निवेश किया कि आज वो इतने अमीर हो गए। यदि आप अपना धन निवेश नहीं करते हैं और उसे केवल संचित करके रखते हैं, मतलब सेव करके रखते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि भविष्य में पैसे की कीमत गिरने के कारण आपके धन का कीमत कम हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे जमा करके रखते हैं, तो आपको पता है ना कि पैसे की कीमत भी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, आपके उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन आप यदि जमीन में, सोना में, चांदी में, इन सभी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है कि जमीन की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सोने की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये निवेश से लाभ होता है। यदि आप प्रौढ़ावस्था के दौरान धन की साझेदारी मतलब कि धन जो आपके पास है, पैसा, उसका आप समझदारी से निवेश के रूप में कार्य पर लगाते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना बन जाती है कि जब आप रिटायरमेंट की उम्र के आते हैं तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो। जब आप जवान हो, जब आप व्यस्क हो, उस समय यदि आप समझदारी से निवेश करते हैं तो जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आपके काम करने की शक्ति खत्म हो जाएगी, उस समय आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये निवेश से लाभ होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है विवेकपूर्ण निवेश के सिद्धांत क्या है। तो देखिए, विवेकपूर्ण निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा मूल धन की सुरक्षा। मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। निवेश किए गए मूलधन पर लाभांश या ब्याज कमाने के साथ साथ मूलधन को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपए, मान लो मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, 10,000 रुपए उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया और उस पे उनको
500 रुपए पर मंथ आ रहा है, लेकिन अब 500 रुपए तो हर महीने आ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि हम ये 10,000 रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसे भी सुरक्षित रखें। तो आप कैसे रख सकते हो? तो देखिए, पहला पॉइंट है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, लोक भविष्य निधि जिसे पीपीएफ कहते हैं, किसान विकास पत्र, बैंकों में समय अवधि के लिए जो निवेश किया जाता है उसके तहत सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में प्रतिभूति में निवेश करके, इन सभी के माध्यम से जो आपका मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो सुरक्षित रहता है और इसके साथ साथ आपको फायदे भी मिलते रहते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विभिन्न कंपनी के शेयरों को खरीद सकते हैं। तो इस सब चीज में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो इन फ्यूचर आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को प्राप्त होता है। प्रतिलाभ की अधिक दर, देखिए सामान्यतः किसी निवेश पर प्रतिलाभ की दर जितनी अधिक होती है, उस निवेश में जोखिम भी उतना ही होता है। मैं देख चुका हूं कि कई बार आपको बड़ी बड़ी कंपनियां कहती है कि मैं आपको 20% रिटर्न दूंगा साल का, लेकिन उसमें टेंशन भी ज्यादा होता है, जोखिम भी ज्यादा होता है, पैसा डूबने का भी चांस ज्यादा होता है। अर्थात मूलधन की सुरक्षा उस पर मिलने वाले लाभ के दर में विलोमानुपाती रूप से संबंधित है, मतलब उल्टा है। तो इसलिए कोशिश करना है कि जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करें, तो ज्यादा रिटर्न का लोभ ना करके कम रिटर्न में अपने मूलधन को सुरक्षित रखें। इससे आपका मूलधन बचा रहेगा। तीसरा पॉइंट कहता है पूंजी की तरलता। देखिए, तरलता का तात्पर्य उस योग्यता से है जिसके द्वारा अचानक आवश्यकता पड़ने पर पूंजी के मूल्य कम किए बिना धन वापस मिल सकता है। यदि आपने इन्वेस्ट किया है, कहीं पे आपने पैसे डाले हैं, तो क्या जब आपको समय पड़ेगा तो वो पैसे आपको वैसे के वैसे मिल जाएंगे? कोई भी निवेश जितना तरल होगा उसकी कीमत उतनी ही अधिक अधिक होगी। कई बार आपने सुना होगा, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, कहीं बैंक में आपने फिक्स किया है, डिपॉजिट किया है, अब जब आपको जरूरत पड़ी और आप फिक्स डिपॉजिट तोड़ने गए तो आपको बोला जाएगा कि भाई इतने पैसे काट के आपको मिलेंगे। तो यही पूंजी की तरलता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है वैश्विक स्थितियों के प्रभाव की पहचान। तो देखिए, वैश्विक व्यापार शैली में परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अर्थव्यवस्था मतलब हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभावित करता है। वैश्विक कारोबारी परिस्थितियों पर विचार करके परिवार की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर अपनी बचत के प्रभाव को समझना चाहिए, जितना भी हम इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर रहे हैं। तो इस बात का गौर रखना चाहिए कि क्या ग्लोबल चल रहा है, पूरे विश्व में क्या चल रहा है, किस तरह के झुकाव हैं और किस तरह के चढ़ाव हैं। चढ़ाव और झुकाव को देख के तब हमें अपने निवेश को किसी कंपनी, किसी क्षेत्र में, किसी जमीन में, सोना चांदी या जिस प्रकार के निवेश में आप निवेश करना चाहते हैं, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। निवेश में धन प्रीमियम भरने की सुलभता एवं शुद्धता, जो भी हम निवेश करते हैं उसका प्रीमियम हमें भरना पड़ता है। जैसे एलआईसी की प्रीमियम है हर एक 6 महीना, 3 महीना, महीना, साल, ये सब अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास। तो यही हमारा कहता है प्रीमियम। तो निवेश में किसी भी माध्यम का चयन करते समय व्यक्ति को उस माध्यम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ले लेनी चाहिए। कंपनियां भी कहती है कि आप सारे डॉक्यूमेंट को बड़े क्लियर तरीके से पढ़े, हालांकि लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि इनका एग्रीमेंट ही 10 पेज का होता है, कौन इतना पढ़ेगा, ऊपर से अंग्रेजी में होता है तो इंग्लिश तो और लोगों के दिमाग से ऊपर निकल जाता है। अक्सर जानकारी के अभाव में व्यक्ति ऐसे माध्यमों में निवेश कर बैठता है जिसके लिए एक साथ अधिक प्रीमियम भरना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और उसे दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता, जमा करने के साधन उसको मिलते नहीं, आसान विकल्प होता नहीं है। तो इस समय आपको प्रीमियम भरने के समय में जो भी ईएमआईज होते हैं उन्हें भरने के समय में सुलभता और सुविधा को देखना बहुत जरूरी है। आवश्यकता लक्ष्य के अनुसार निवेश, निवेश किए गए धन की परिपक्वता की अवधि को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कब हमारा जो हमने इन्वेस्ट किया है उसका समय पूरा हो रहा है, क्योंकि निवेश करने से पहले अपने भावी लक्ष्यों के समय को ध्यान में रखना चाहिए कि कब हमारे द्वारा दिए गए प्रीमियम पूरे हो जाएंगे और हमें पूरा पैसा मिलेगा। उन्हीं के अनुरूप किसी माध्यम में आपको निवेश करना चाहिए। समय सीमा होता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, इसमें आपका प्रीमियम पूरा हो जाता है और आपको सारे पैसे मिल जाते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वीवीआई रहेगा, आयकर की छूट। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टैक्स में भी आपको कंसेशन मिलेगा यदि आप इन प्रकार के निवेशों में लगाते हैं। देखिए, एलआईसी में तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स का छूट मिलता है। ऐसी योजनाओं में निवेश करना बेहतर रहता है जिसके परिणाम स्वरूप कर मतलब टैक्स में बचत होती है, जैसे कि बीमा पॉलिसी, कर्मचारी भविष्य निधि, पीपीएफ आदि में निवेश आपको
टैक्स में छूट का प्रावधान देता है और लोग टैक्स बचाने के लिए भी अक्सर इस तरह के बीमा का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है निवेश उपरांत सेवा। तो निवेश के माध्यम का चयन करते समय कंपनी की ग्राहक देखभाल अथवा ग्राहक सेवा स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, खोजबीन करना पड़ेगा कि कंपनियां कैसी है, उसका अपने कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन है, कंपनी घाटे में जा रही है, फायदे में जा रही है, कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। इन सभी चीजों को देख के ही आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रतिभूतियों का आसान नकदीकरण, अच्छा संचार नेटवर्क, ब्याज अथवा लाभांश की समय से उपलब्धता, निवेश अवधि के पूरा होने के उपरांत देय राशि का समय पे वितरण, ये 4 पॉइंट होने चाहिए कंपनी में। ये 4 पॉइंट उस कंपनी के अंदर देखने के बाद ही किसी भी प्रकार का निवेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं समयावधि के बारे में। तो वह अवधि जिसमें धन को एक निश्चित अवधि के बाद निकाला जा सकता हो। जैसे कि मैंने आपको बताया समय पूरा होने के बाद यदि हम धन को निकालते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। निवेश की अवधि जितनी लंबी होगी वापसी की राशि उतनी अधिक होगी। जितना लंबा आप इन्वेस्ट करोगे, अगर 1 साल के लिए करते हो तो आपको कम पैसा मिलेगा, 2 साल के लिए करोगे तो इससे ज्यादा मिलेगा, 5 साल के लिए करोगे तो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो ये तरीका होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अधिकतर जो जमा योजना में अल्प अवधि जमा होता है उसकी तुलना में जो दीर्घकालीन जमा होता है, मतलब लंबे समय के लिए जो चीजें जमा होती है उसका ब्याज दर अधिक होता है, अधिक पैसे मिलते हैं। अब बात क्षमता की आती है तो व्यक्ति को अपनी क्षमता से अधिक निवेश नहीं करना चाहिए, ज्यादा पैसे निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको अपने घर के चीजों को भी देखना है। निवेश जो है वो अनावश्यक कठिनाइयों से मुक्त रह सके, मतलब आपको निवेश करने के कारण किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए आप अपने क्षमता के अनुसार ही निवेश करें। कई बार लोग अधिक लाभ के लालच में व्यक्ति या परिवार किसी ऐसे माध्यम को चुनाव कर लेता है जो सामर्थ्य से बाहर होता है, मतलब ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में लोग अपने औकात से ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में फिर प्रीमियम भर नहीं पाते, तो जो निवेश किया हुआ होता है वो भी डूब जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बचत एवं निवेश के अवसर। तो देखिए भारतीय निवेशकों को उपलब्ध कुछ प्रमुख बचत एवं निवेश के विकल्प निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? भारत के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो अपने बचत को कहाँ रख सकते हैं? तो पहला तो डाकघर है। भारत में बहुत सारे डाकघर है और अधिकतर जनसंख्या वाले गांव में ये ज्यादा रहता है, तो यहाँ के लोग बैंकों तक नहीं पहुंच पाते हैं, हालांकि अब तो बैंक भी जगह जगह खुल गई है। तो यहाँ के लोग जो है वो डाकघर में अपने बचत को जमा करते हैं। इसके अलावा बैंक में भी वो अपने पैसे को जमा करते हैं, यहाँ से वो व्यापारिक लेन देन भी करते हैं और बैंक में निवेश भी करते हैं, और यह एक विश्वसनीय शाखा भी होते हैं और जोखिम रहित माध्यम भी है, मतलब यहाँ पे टेंशन नहीं होता है। और बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? तो जनता का धन जमा करना होता है। वो जनता का धन जमा करता है और धनराशि की मांग होने पर चेक, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से उसे वापस कर देता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बैंक जो है इन्हीं जनता का पैसा लेके बड़े बड़े व्यापारियों को लोन भी देता है, जिसके इंटरेस्ट से वो भी कमाता है और जो पैसे जमा करते हैं उन्हें भी इससे लाभ प्राप्त होता है। आगे हमारा तीसरा कहता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसे यूटीआई कहा जाता है, 1 नंबर में आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी शुरुआत 1963 में हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। इस ट्रस्ट के गठन का मुख्य उद्देश्य निवेशकों की छोटी-छोटी धन को एकत्रित करना और उन्हें आकर्षित करना था। मतलब यहाँ भी पैसे जमा करने का काम किया जाता था। ये 1963 में चालू किया गया था। चौथा है राष्ट्रीय बचत पत्र। अब राष्ट्रीय बचत पत्र योजना एक निश्चित आय निवेश योजना है जो कि देश में किसी भी डाकघर से खरीदी जा सकती है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 100 रुपए या उसके गुणज में, मतलब 200, 300, 400, 500 इसका अपना जमा कर सकता है। 5 साल में 146 रुपए 93 पैसे 100 रुपए पे प्राप्त होते हैं। मतलब आप 100 रुपए डालते हैं तो आपको 5 साल में उस पे 146 रुपए मिलेंगे, मतलब कि 46 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे 100 रुपए के ऊपर। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगला है म्यूचुअल फंड, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो म्यूचुअल फंड योजना में अनेक निवेशकों द्वारा अपना अपना धन निवेश किया जाता है, पैसे उसमें डाले जाते हैं और कुल निवेशित धन को हम म्यूचुअल फंड के उद्देश्य के अनुरूप विभिन्न योजना में पुनः निवेश कर दिया जाता है। मतलब पैसा आने के बाद उसी पैसे को दूसरे पैसे में इन्वेस्ट करके और ज्यादा फायदा कमाया जाता है। इसके अलावा भविष्य निधि योजना है। इसमें जो वेतन वाले लोग हैं, जो सैलरी जिनको प्राप्त होता है, वो कर्मचारी अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जमा करते हैं और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो इनको इससे लाभ प्राप्त होता है पेंशन के रूप में। अब अगला है चिट फंड।
चीट फंड योजना में कुछ लोग मिलकर या कोई व्यापारिक समूह एक कमिटी का गठन करता है। ये अक्सर मेट्रो सिटी में बहुत चलता है। इसमें लोग कमिटी के नाम से जानते हैं। तो प्रति माह सदस्यों को एक निश्चित धनराशि इसमें जमा करना होता है और प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को सभी सदस्यों की मौजूदगी में पर्ची निकाली जाती है। तो ये हमारा चीट फंड कहलाता है। तो ये सारे जो ऑप्शन है ना, इसके माध्यम से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है जीवन बीमा एवं चिकित्सा बीमा। तो देखिए जीवन बीमा क्या है? यह बीमा योजना प्रत्येक आयु वर्ग तथा सभी वित्तीय वर्ग वाले लोगों के लिए उपयुक्त होता है, जो अपनी मृत्यु के पश्चात अपने परिवार को वित्तीय संकट से सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसी योजना अगर आपके पास है, आपके नाम से है और किसी कारणवश यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार वाले को वह धनराशि प्राप्त होता है। अब देखिए चिकित्सा बीमा क्या होता है? तो चिकित्सा बीमा में क्या होता है, यदि कोई मतलब अचानक से एक्सीडेंट वगैरह या कोई बीमारी वगैरह हो गई, आप अगर बहुत लंबे खर्चे से जूझ रहे हो, तो ऐसे में ये बीमा जो है वो आपका इलाज करवाएगा, यदि आपने इस तरह के बीमा को लिया हुआ है तो। नेक्स्ट है पेंशन योजना। तो पेंशन योजना भी एक प्रकार का बचत योजना ही है, जिसमें लोग पैसे डालते हैं ताकि बुढ़ापे में उनको पैसे की दिक्कत ना हो। इसमें व्यक्ति क्या करता है, नौकरी की संपूर्ण अवधि के दौरान अपने वेतन का एक निश्चित भाग, जैसे मान लो 10,000 रुपए अगर सैलरी है, तो वो प्रत्येक महीना में 1,000 रुपए इसमें डालता रहता है और जब वो रिटायर हो जाता है, तो उसको एक निश्चित आय प्राप्त होना शुरू हो जाता है इस पैसे के बचत से। अगला पॉइंट है सोना, मकान एवं जमीन। इसमें भी इन्वेस्ट किया जाता है, सोना में भी, मकान में भी, जमीन में भी। तो देखिए जमीन, मकान और सोने के रूप में विनियोग किया जाता है, चीजों को खरीदा जाता है। सोना, मकान और जमीन इत्यादि निवेश के अच्छे माध्यम है, क्योंकि ये सबसे अच्छे रिटर्न्स देते हैं। इसमें किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता। आप जमीन खरीद के छोड़ दीजिए, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि अक्सर इन तीनों का दाम समय के अनुरूप बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। 11 पॉइंट हमारा कहता है नई योजना प्रधानमंत्री वंदन योजना है। यह 60 वर्ष तथा उसके ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना होता है। देखिए इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, वरिष्ठ नागरिक को एक मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर उनको 8% की गारंटी रिटर्न्स मिलती है। 8% उनको गारंटी रिटर्न्स मिलता है। 10 वर्षों के लिए उन्हें 8.3% की गारंटी मिलती है कि उन्हें उतना पैसा मिलेगा। और गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, इस योजना में इसको छूट दिया जाता है। इसमें जीएसटी वगैरह नहीं लगता है, जो पेंशन के रूप में उपयोग में आता है। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट के बारे में। तो देखिए क्रेडिट को हम उस विधि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके अंतर्गत जो दाता है, मतलब जो कर्ज देने वाले हैं, वो किसी वस्तु, मुद्रा या सेवा शर्त पर प्रदान करते हैं। वह भविष्य में उसका ब्याज सहित भुगतान करेगा। यदि ऐसा साख बना हुआ है कंपनी के सामने, तब वो क्रेडिट देता है। मतलब क्रेडिट कार्ड हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, इसमें पहले से कंपनी जो है या बैंक जो है वो पैसे डाल देती है, आप उस पैसे का उपयोग करते हैं और उसे फिर आपको ही ईएमआई के तौर पे भरना पड़ता है। क्रेडिट की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए परिवार को अपनी आवश्यकताओं अथवा दायित्व का निर्वहन करने के लिए, पूरा करने के लिए ऋण और क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए भारी मात्रा में धन की एक मुश्त अदायगी की जरूरत होती है। जैसे कि बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए लोग लोन ले लेते हैं, किसी भी कोर्स के लिए, घर बनाने के लिए, फीस जमा करने के लिए, मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग लोन ले लेते हैं। इसमें उनको अच्छा खासा रकम एक बार ही प्राप्त हो जाता है। यदि खरीदी जाने वाली वस्तुओं का तत्काल आवश्यकता हो, परंतु उसकी आरंभिक लागत इतनी अधिक हो कि बचत न किया जा सके, तो परिवार वस्तु को तत्काल लेने के लिए रुपए उधार लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कार हो गया, बाइक हो गया, इन सभी चीजों को लेने के लिए तत्काल पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में लोग कंपनी से ऋण ले लेते हैं और धीरे-धीरे वो उस खरीदी गई वस्तु का ईएमआई के तौर पे उसको लोन वापस भी कर देते हैं। तो ये क्रेडिट की आवश्यकता है, मतलब साख की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट के फोर्स। कोई भी ऋणदाता, ऋण कौन देता है? बैंक देगा या वित्तीय संस्था ही देती है। तभी ऋण देता है जब उसे विश्वास हो जाता है कि उधार लेने वाला ऋण को ब्याज सहित उन्हें वापस कर देगा। कोई भी बैंक हो, वो आपको लोन तभी देता है जब उसे लगता है कि ये आदमी ब्याज सहित पैसे वापस कर देगा। किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार को ऋण, क्रेडिट देने का निर्णय निम्नलिखित 4C पर निर्भर करता है। पहला तो उसका चरित्र सही होना चाहिए, दूसरा उसकी क्षमता होनी चाहिए, तीसरा उसके पास पूँजी होना चाहिए और चौथा उसके पास ज़मानत होना चाहिए। देखिए चरित्र का तात्पर्य है कि ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण वापसी की इच्छा रखता है, भले ही उसके लिए ऋण वापस करना उसकी सोच से कहीं अधिक असुविधाजनक क्यों ना हो। मतलब उसका मन है कि हाँ, मैंने अगर लोन लिया है तो मैं लोन वापस कर दूँगा। क्षमता का तात्पर्य है कि जो ऋण लिया है, जो
लोन लेने वाले हैं, वो तय समय पर ऋण वापसी या किस्त अदायगी की योग्यता से हैं। मतलब कि अगर 10,000 रुपए का ईएमआई है, तो वो 2 तारीख के महीने के शुरुआत में वो पैसे जमा करने के योग्य है कि नहीं है। पूँजी का तात्पर्य है कि ऋणी व्यक्ति या कंपनी की कुल पूँजी है कितनी? मतलब जो कि ऋण का कुल रकम से अधिक होना चाहिए, ताकि ऋणदाता जो है, जो कंपनी ऋण दे रही है, लोन दे रही है, वो अपने ऋण के ब्याज समेत अदायगी का विश्वास रखे। जैसे मान लीजिए एक लोन लिया किसी ने, अब लोन लिया है उसने किसी कार पे, अब उस कार की कीमत मान लो 6 लाख रुपए, अब 6 लाख रुपए है और लोन उसने 10 लाख ले लिया। अब अगला बंदा लोन नहीं भी चुका रहा है तो कंपनी तो क्या लेके जाएगा? 6 लाख ही जाएगा, तो उसका 4 लाख तो नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए कंपनी पूँजी देखता है कि किस पूँजी पे वो लोन दे रहा है, ताकि अगर आगे जाके वो उसे लेना चाहे तो उस चीज़ को लेके वो अपना पूरा लोन क्लियर कर ले। जमानत का मतलब होता है कि जो ऋणी व्यक्ति है जिसने लोन लिया है, वो कंपनी के उस पूंजी से जिस पर वो ऋण लेने के लिए ऋणदाता के पास सुरक्षा जमानत के रूप में गिरवी रख देता है। जैसे कि कई बार लोग अपने जमीन, घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि को गिरवी रख के लोन लेते हैं। तो वो यही होता है जमानत। जब वो पूरा लोन चुका देगा, तब जाके उसको वो चीजें वापस मिल जाएगी। इस तरह से आपने देखा होम साइंस चैप्टर 12 क्लास 11th और ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसका नाम है वित्तीय प्रबंधन एवं आयोग। नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।